हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश की थर्ड पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन और पोइट है वर्ड वाइट, इसके बारे में बताएंगे। बच्चों, पोइट ने इस पोएम में, जैसा कि पोएम का नेम है द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा से कुछ सवाल पूछे और बारिश की बूंदों ने कवि के उन सवालों का क्या जवाब दिया है, उस जवाब को एज सच कवि ने इस पोएम में आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कोई भी पोएट होता है वो अपनी पोएम में छोटी सी बात को कहने के लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज अवश्य करता है। आपने हिंदी में काव्य संकलन में पढ़े होंगे अलंकार, उसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार होते हैं। तो पोएट ने इस पोएम में भी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है ताकि उसकी यह पोएम कुछ ज्यादा प्रभावी हो सके। तो कवि ने जब वर्षा की बूंदों से पूछा, क्या पूछा? एंड हु आर यू। ये जो बच्चों सामने लिखा है आर्ट दाऊ, इसका मतलब है आर यू। कवि ने वर्षा की बूंदों से पूछा एंड हु आर यू, और आप कौन हैं? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जब कवि ने आसमान से गिरती हुई वर्षा की बूंदों से पूछा कि आखिर आप हैं कौन, तो which strength to tell gave me, उस वर्षा की बूंदों ने कवि को जो जवाब दिया, an answer as here translated, कवि ने उस जवाब को वैसे का वैसा ही as such the poet tried to give here, कवि ने उस आंसर को यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वर्षा की बूंदों ने कवि को क्या जवाब। तो बारिश की बूंदें कहती हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बच्चों, क्या बारिश भी कभी बोल सकती है? नहीं ना, क्योंकि बारिश तो नॉन लिविंग है, एक फैक्ट है, नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी पोएट्स होते हैं वो अपनी पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो पोएट ने यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। वर्षा की बूंदों ने कहा क्या? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी का संगीत हूँ, मैं इस पृथ्वी की एक कविता हूँ, और एटर्नल आई राइज इनवेरिएबल ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और जब मैं आसमान से नीचे की ओर आती हूँ, पृथ्वी पर आती हूँ, मेरा जो उदय होता है वो कैसा है? एटर्नल, अनंत है, इसकी कोई थाह नहीं है। आई राइज इनवेरिएबल ऑफ द लैंड, मैं इस पृथ्वी पर आती हूँ, एंड द बॉटमलेस सी, और इस समुद्र में कहां तक चली जाती हूँ? बॉटमलेस। बॉटमलेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अथाह। कहते हैं ना समुद्र की कोई थाह नहीं ले सकता, समुद्र कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, किसी को नहीं पता। तो पोएट ने कहा है बॉटमलेस सी। यहाँ पे पोएट ने किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है ये हम आपको बताएंगे जैसे ये पोएम खत्म होगी तब। आगे वर्षा की बूंदें कहती हैं अपवर्ड टू हेवन, कुछ समय बाद क्या होता है? वही बारिश की बूंदें अपवर्ड टू हेवन, वेयर ग्रेजुअली फॉल, ये लिखा वेंस, इसका मतलब है वेयर। वो बारिश की बूंदें अपवर्ड टू हेवन, इस पृथ्वी से वापस, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, हेवन माने स्वर्ग की ओर चली जाती। कैसे? वेयर ग्रेजुअली फॉल, जब बारिश, आपने देखा होगा बारिश की बूंदें जब इस पृथ्वी पर आती हैं तो बारिश का पानी कितना साफ होता है, लेकिन जब वही बारिश का पानी इस पृथ्वी पर आ जाता है तो मिट्टी से मिलके कितना ग्रेजुअली मींस धुंधला हो जाता है।
वो पानी कितना गंदा हो जाता है और ऑल टुगेदर चेंज्ड, वो पानी अपनी हकीकत ही भूल जाता है। वो पानी ये भूल जाता है कि जब वो बारिश की बूंदों के रूप में आसमान से नीचे आया था तो कितना स्वच्छ था। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी रहता तो पानी ही है। पानी चाहे कितना भी गंदा हो जाए फिर भी रहेगा तो पानी ही। तो ये बारिश की बूंदें कवि को जवाब देती है और आगे क्या जवाब देती है? आई डिसेंड टू ले द ड्रॉप्स एट मीस, वो बारिश की बूंदें कहां कहां जाती हैं? आई डिसेंड टू ले, इस पृथ्वी पर जितने भी गंदे स्थान हैं उन सभी गंदे स्थानों को क्या करती हूँ? ले मीस धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। ड्रॉट, जितने भी स्थानों पर सूखा है, और एटॉमिस, पृथ्वी के छोटे से छोटा अणु, उसे भी मैं अपने बारिश के पानी से धो देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मिट्टी की परतें कहीं पर भी बनी होती हैं उन सभी को मैं क्या करती हूँ? लेयर बने धो देती हूँ। आगे, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और इस पृथ्वी पर जो सब कुछ भी है वो सब मेरे बिना, वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, जितने भी बीज हैं। अगर बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी किसान अपने खेतों में कितने भी अच्छे से अच्छा बीज क्यों ना डाल दे, लेकिन अगर वो वहां पे पानी ना लगाए, क्या वो बीज बॉर्न होगा? नहीं। तो बारिश की बूंदें भी कह रही हैं कि मेरी अनुपस्थिति में इस पृथ्वी पे सारे के सारे बीज कैसे रह जाते हैं? लेटेंट अनबॉर्न, बिना अंकुरित हुए वो बीज रह जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, मैं हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात क्या करती हूँ? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, मैं अपनी स्वयं की उत्पत्ति को, यानी कि बारिश की उत्पत्ति कहां से होती है? पृथ्वी से, और मैं अपनी स्वयं की उत्पत्ति को क्या करती हूँ? बैक लाइफ, एक नया जीवन वापस देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और मैं जहां से पैदा होती हूँ मैं वहां के लिए एक गीत गाती हूँ। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, मैं इस पृथ्वी पर हर जगह को, फुलफिलमेंट माने भरने के लिए, वांडरिंग माने इधर उधर बहती हूँ, यानी कि बारिश का पानी इस पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए इधर उधर जहां भी उसे जगह मिलती है बहता रहता है। रॉक्ड एंड अनरॉक्ड डेली विद लव रिटर्न्स, और अंत में जब मैं इस पृथ्वी को हरा भरा कर देती हूँ, चाहे वो जगह पथरीली या मिट्टी वाली समतल जगह हो, उस जगह से वापस अपने ओरिजिन के स्थान पर चली जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पोएट्स अपनी कविताओं को प्रभावी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? बिल्कुल सही, फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो उन फिगर्स ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं सेट टू। ये फिगर्स ऑफ स्पीच की शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और स्पेशली 11th एंड 12th में ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच काम करते हैं। क्या है बच्चे? ये लिखा हुआ सेट टू, इससे हमें अपने बालों को नहीं धोना है, बल्कि ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट लेटर है। फर्स्ट एस फॉर सिमिली, इस वाली पोएम में कवि ने सिमिली का यूज नहीं किया। सेकंड एच, एच मींस हाइपरबोल। तो यहाँ पे कवि ने जब ये बताया बॉटमलेस सी मींस इस समुद्र की कोई थाह नहीं ले सकता, मींस किसी भी बात को जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं तो वहां पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है कौन सा? हाइपरबोल, बिल्कुल सही। तीसरा है अल्टरनेशन, इसको कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार। आप जानते हैं जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार होता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। फोर्थ है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का यूज भी पोएट ने इस पोएम में बहुत कम किया है। आप समझिए जहां पर भी कॉमा लगा है ऊपर, उस लाइन में एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच का किया गया है।
लास्ट है, सॉरी उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर में जब किसी भी चीज का हम कंपैरिजन करें लेकिन श्योर हो, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, कवि ने यहाँ पे इस बारिश की बूंदों को क्या किया, पर्सोनिफाइड किया, वर्षा की बूंदों को बोलता हुआ दिखाया। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी फैक्ट को जीवित मान लेते हैं, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया। फर्स्ट ओ इज ऑक्सीमोरोन एंड सेकंड ओ इज ओनोमेटोपोइया। दैट्स